हम उस घर से आए हैं जहाँ दारू बनती थी, शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, शराब माता पिता भी पीते थे। हमारा डिफरेंसेस यहीं पर है नीतीश कुमार और स्वास्थ्य का ये है कि शराब को अगर दवा के रूप में यूटिलाइज किया जाए तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। ये शराब नीति में परिवर्तन लाना चाहिए। सरकार डायरेक्ट आपकी बात नहीं सुनती है, इसलिए आप पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आके इन सभी बातों को रखते हैं। क्या सरकार में इतनी पकड़ नहीं है? नीतीश जी की ये खासियत है या कहिए कि डिमेरिट है। मुकेश सहनी जी और आप दोनों लोग महागठबंधन में जाके उधर सरकार बनाएंगे। एनडीए से हट करके कहीं जाने की बात हो तो राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। यही सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है क्या भ्रष्टाचार पे? भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। टीजर में तो आप देख ही चुके हैं कि हम किनके साथ बैठे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के पास बैठे हैं हम और बिना भूमिका बांधे सीधे उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। सरकार में जो जिम्मेदारी आपकी पार्टी को दी गई है, क्या आप उस जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं? देखिए, ये साइकोलॉजिकल बात है कि यदि कोई आदमी किसी काम से अगर संतुष्ट हो जाए तो आगे की बात वो नहीं सोच सकता है। ये फिलॉसफी है जी। तो वैसी परिस्थिति में जो काम मिला है पूर्ण सेटिस्फैक्शन के साथ और कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं अगर ये हम कह दें तो यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में और बेहतर हो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है उसको ठीक ढंग से हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी एमएलसी चुनाव है तो आप सरकार में हैं, समर्थन आपका भी है सरकार में, तो आपसे विचार विमर्श किया गया था एमएलसी सीट बंटवारे को लेकर, और क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, विचार विमर्श जहाँ तक होना है ये बात सही है अभी कि एनडीए में इस बात की कमी है। विचारोपरांत यानी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से अगर कोई काम हो, कोई डिसीजन हो, ऐसा अभी नहीं हो रहा है जिसकी मांग हम सदा करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक एमएलसी चुनाव का मामला है, वैसे हमने कभी कहा था कि हमको भी 1 सीट या 2 सीट चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सिनेरियो है एमएलसी चुनाव का, सुनने में आया है कि 1 वोट के लिए लोग 50,000 रुपया भी और 60,000 रुपया भी देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है राइट हो या रॉन्ग हो। हम ये सोच करके कि अगर एग्जीग्रेटेड ही कहा जा रहा हो कि 50,000 तो कम से कम 1,000 की बात तो हो सकती है। तो 1,000 भी प्रति वोटर हम देने के कैपेसिटी में अपने को नहीं मानते हुए हम जो बात कहा कि हाँ हमको मिलना चाहिए, बस उतना ही तक हम रह गए। उसके बाद उसको हम परसू नहीं किया। अच्छा, लालू यादव फिर जेल में हैं। आपने कभी राम कृष्ण का उपाधि उनको दिया था। आपको क्या लगता है कि लालू जी को परेशान किया जा रहा है? और जब बात घोटाले की हो रही है तो बिहार में सृजन जैसे भी बड़े घोटाले हैं, उस पर चुप्पी क्यों है? देखिए, न्यायिक निर्णय जो होता है, आदेश होता है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और जहाँ तक लालू जी का सवाल है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो निर्दोष हैं। अगर निर्दोष होते तो 5-5 बार उनको सजाएं क्यों मिलती। रही बात है कि लालू जी की भूमिका क्या रही है, उसके बारे में हम कहते रहे हैं कि लालू जी का इमरजेंसी जब हुआ 1990 के बाद, तो आम जन में जो गरीब तबके के लोग थे वे थाना जाने में, ब्लॉक जाने में कतराते रहते थे, अपनी बात को भगवान भरोसे छोड़ते थे। लेकिन जब लालू यादव आए अफेयर्स में तो धड़ल्ले से गरीब तबके के लोग थाना में और ब्लॉक में या और जगह जा कर के अपनी बात को लोग कहना शुरू किया और वो बात आज तक बदस्तूर जारी है। तो इस चीज़ को हम
नहीं कह सकते हैं कि ये कोई कम काम हुआ है या अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए ये एक पक्ष ये है कि उनका काम इस सिनेरियो में कि समाज के उत्थान के लिए, समाज को अवेयरनेस के लिए उन्होंने ठीक किया। लेकिन जहाँ तक सज़ा की बात है तो कोर्ट का निर्णय है। एक सज़ा को हम बात कर सकते थे कि गलत है, 2 सज़ा को कर सकते थे कि गलत है, 3 सज़ा को कर सकते थे, लगातार 5 में सज़ाएँ उनको हुई है। तो इसमें हम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ऐसा समझ में ज़रूर आती है बात कि अगर घोटाले की ही बात हो तो बिहार में बहुत से घोटाले हुए हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत से घोटाले हुए हैं। लेकिन जिस कदर लालू जी पर पेश आ रही है, बातें हो रही है, उस प्रकार दूसरे लोगों पर नहीं हो रही है। यहाँ पर थोड़ा दिखता है ऐसा कि कहीं न कहीं अन्य लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लालू जी तो कह नहीं सकते हैं कि फंसाने की बात किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अगर गलत काम किया है तो फैसला आया है उनके विपक्ष में और वो सज़ा भोग रहे हैं, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन अन्य जो मामले हैं यहाँ बिहार में और या हिंदुस्तान के हर जगह में, इस कदर किसी भी राजनेता के साथ डीलिंग नहीं हो रहा है जो घोटालों में संलग्न हुए हैं। अच्छा, राजनीति में सब कुछ सच नहीं बोला जाता है। कभी कभी आपके बयान को लेकर मामला दूसरी तरफ को मुड़ जाता है और सरकार के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता कि आपके बयान का दूसरा मतलब निकाला जाता है? देखिए, हम राजनीति नहीं करते हैं। हम एक साधारण परिवार से आए हैं जो स्पष्ट बोलने के लिए प्रसिद्ध है। वो अपने मालिक के यहाँ हमारे माता पिताजी कमाते थे, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा की बात होती थी, होता था कि बंदूक या लाठी लेकर के चलो, तो हमारे पिताजी कहते थे कि हम आपके यहाँ कमाते न हैं, आपके हर काम में हम कैसे आपको मदद करेंगे। तो उसी सीख के चलते आज हम भी सोचते हैं हम हैं जहाँ हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन है। लेकिन जहाँ कहीं गलत है, वो गलत को गलत कहने की आदत मुझे पड़ गई है। वो गलत हम कहते रहेंगे कि हाँ साहब आपने गलत किया है, और गलत को हम भले चुप लगाते हैं, अलग बात है, लेकिन कहेंगे तो गलत को हम गलत ही कह देते हैं। इसके लिए बहुत प्रताड़नाएँ भी हमने सहने की बात किया है। और जहाँ तक आपने कहा कि एनडीए के साथ या और लोगों के साथ कोई दूसरी बात क्या है, इस माने में भी कही है। हमने एक बार कहा है कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। परिवार के 10 गो परिवार हैं, वहाँ 10 गो एक विचार का नहीं होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होने का मतलब है बंटवारा हो जाता है, मनभेद होने का मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो वैसा हम नहीं करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि जिस गठबंधन के साथ हैं एकदम तंदुरुस्ती के साथ हैं, खुल विचार के साथ हैं, और उनकी गलतियां जहां होती है वो गलतियां को हम उजागर करते रहते हैं। अब उसको बुरा माने भला माने उसकी मुझे कोई चिंता नहीं होती। हम अपना काम करते हैं। जो राजनीति का एक मोरल है, समाज विचारधाराओं का एक मोरल है कि सच्चाई को सामने रखना चाहिए। सच्चाई से अगर होता है तो इसी में रामायण की एक बात है कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि होहि नाश। तो हम किसी के साथ हैं तो मित्रता से हैं। तो जब मित्रता से हैं तो फिर हम उनका मुंह देख करके क्यों बोलेंगे। सच्ची बात को सच्ची बात, गलत बात को गलत बात कहते हैं। इसी सिद्धांत पर हम चलते रहते हैं। तो कहीं कहीं कुछ लोग दूसरे तरह से समझते हैं, लेकिन समझना गलत है। हम हर तरह से एनडीए के साथ हैं, और एनडीए में एक बार नहीं अनेकों बार हमने कहा है कुछ मतभेद हो सकते हैं हमारे, लेकिन मनभेद नहीं है। हम अंगद के तरह से पैर जमा करके एनडीए को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव के बाद आप पहले ऐसे नेता हैं जो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग और स्थानीय लोगों के अधिकार के बारे में आप कहते हैं, यानी बिहार के स्थानीय लोगों को नौकरी में वरीयता दी जानी चाहिए। क्या लगता है कि आपके इस मुद्दे का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ रहा? असर नहीं पड़ा हो ये नहीं कहा जा सकता है। असर पड़ा है, लेकिन जिस क्वांटम में असर पड़ना चाहिए जी वैसा नहीं हुआ। जैसे आज हमारे के यहाँ अन्य नियोजन का मामला है, दूसरा उग्रवादी का मामला है। इस बात को सोच करके हमने कहा था कि ठेकेदारी में आरक्षण देंगे,
जिससे कि उनको जीविका रोजी रोटी चले और वो नगरवादी की ओर न जाएं। वैसे लोग जो डिग्री होल्डर्स हैं वो डिस्परेट हो जाते हैं, उनको हम नियोजन भत्ता देंगे 5,000 पर महीना, ताकि उनको इंटरव्यू के लिए, पढ़ाई के लिए सलाहियत मिलती रहे, जिससे उनका जीवन चलता रहेगा और आगे अपना जीवन को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ बढ़िया से ले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये दोनों बात को वर्तमान सरकार ने एक तरह से कहिए कि ठंडे बक्से में डाल दिया है। अब ठेकेदारी में आरक्षण को तो एकदम डाल दिया है, और जहाँ तक नियोजन का बात है, जी भत्ता का बात है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में उसने दिया है, हमारे लोगों को कर्जखोर बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ये दोनों जो बात किया है वो एकदम देहात में, गांव में रह करके अनुभव से प्राप्त किया है। अब जो लीजिए कि कोई डिग्री होल्डर लड़का है या लड़की है, और डिग्री होल्डर का मतलब है 20 वर्ष के बाद ही डिग्री होल्डर होता है। तो अगर लड़का शादी कर लिया, उसकी पत्नी आई है, तो अपने पिताजी से कहने जाएगा कि पिताजी हमारी पत्नी को टिकुली और चूड़ी की आवश्यकता है, पैसा दीजिए। ये हो सकता है? तो इस ग्राउंड रियलिटी को समझ करके हमने कहा कि उसको 5,000 रुपया हम देंगे तब तक कि जब तक उसका कोई नियोजन नहीं हो जाए। तो ये अनुभव की बात है। अच्छा, आपका जातिगत जनगणना को लेकर क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं? अगर ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो इसके फायदे क्या हैं? नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक अवधारणा रखी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। तो अगर शेड्यूल कास्ट की बात आज आप बोलते हैं तो बिहार में इनकी 22 जातियां हैं, और 22 में 2-4 जातियां ऐसे हैं जो अन्य जातियों से कहीं आगे बढ़ गई है। तो वैसी परिस्थिति में यदि जनगणना होगी तो नीचे वाले का जो नहीं बढ़े हैं, अब साक्षरता को मान लीजिए, हमारे शेड्यूल कास्ट में साक्षरता दर 38%, 35% है कुछ लोगों में, जनरल है 28%, लेकिन कुछ तबके के लोग जिसको महादलित कहा जाता था उसमें है 7%, 8%, 3%। तो इनकी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए स्पेशल गेयर तो लगाना चाहिए। इसी चीज़ को हम कहते रहे कि इसको कीजिए, और जहाँ तक जातीय जनगणना हो जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि वैसे कितने लोग हैं जो अभी भी डिप्राइव्ड हैं। तो उनकी संख्या जब आ जाएगी तो संविधान में जो हमको प्रोविज़न दिया गया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको इतने हिस्सेदारी, और उसी के आधार पर आज आरक्षण भी है। हम 16% शेड्यूल कास्ट माने जाते हैं तो 16% है, 8% आदिवासी माने जाते हैं तो 8% है, 17% OBC जाने जाते हैं तो 17%। तो जब जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण और सुविधा की बात होती है तो एक तो हमारी जनसंख्या ठीक ढंग से नहीं दिख जाती है, और दूसरी हमारे क्षेत्र में यानी कि शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में अनेक जातियों को भी ले आया गया है, और परसेंटेज जो करते हो है, यानी हमारे परसेंटेज के क्वांटम को घटाया गया है, जिसके लिए हम बात करते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो निश्चित रूप में हमें भी मांग करने में बल मिलेगा, और जो देने वाले हैं उनको भी लगेगा कि उनकी जनसंख्या अगर 25% है तो हम 15% क्यों उनको आरक्षण दे रहे हैं। इसलिए जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। अच्छा, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लगातार सरकारी नौकरियां घट रही हैं, कुछ दिनों बाद पता चलेगा सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं। तो फिर ये जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण का ये लॉलीपॉप नहीं लग रहा है? यही तो मांग है, और यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमारा मुद्दा जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसका प्रधान मुद्दा यही है कि निजी क्षेत्र की सीमा आप बढ़ा रहे हैं। पहले 60% सरकारी सेवाएं थी, 40% निजी क्षेत्र है। आज 20% सरकारी सेवाएं रह गई है, 80% निजी में चले गई। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए। आरक्षण जो न दे रहे हैं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर न देते हैं तो इसका मतलब है कि एक न एक दिन, जैसा आपने कहा कि सभी बातें चली जाएगी प्राइवेट क्षेत्र में, तो आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, जिससे हम शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, बैकवर्ड लोग डिप्राइव्ड होंगे। ये अन्याय होगा, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। इसीलिए प्रायः हम लोग कहा करते हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण आप दीजिए। अच्छा, एक बात जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के वक्त केंद्र सरकार करोड़ों नौकरी, राज्य सरकार लाखों नौकरी देने का वादा की थी, और
इस पूरी जो जिन्होंने जो वादा किया था उसमें अब तक फेल साबित हो रहे हैं। आपने सरकार को इसको लेकर जगाया? निश्चित रूप में हमने कहा है, नौकरियां इतनी नहीं है, कितनों भी कुछ करेंगे, जितना हमारे लोग पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ते थे, आज 75% लोग साक्षर हो गए हैं। नेचुरली हमारे यहाँ BA MA डीलिट पीलिट जितना भी है सबकी संख्या बढ़ी है, तो सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। हम नियोजन की बात करते हैं, और जब हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था, और यहाँ पर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग जितने होते हैं उसको लोग प्रोपेगेट करते थे, और उसके तहत सब लोग इंगेज थे। आज वही परिस्थिति लानी होगी बिहार में और हिंदुस्तान में, तब सभी युवा लोगों को एक शांति मिलेगी, उनको इंगेजमेंट मिलेगा। ये बात हम अपने बयानों में और जहाँ तक मिलते हैं उस आधार पर भी करते हैं कि साहब ये मल्टीनेशनल कंपनियां को ला करके अगर कहिएगा कि हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ के युवाओं को हम संतुष्ट कर सकें, वो नहीं होगा। उसके लिए हमको जाना होगा पूरा अपने अतीत में, जहाँ क्या भाई तो गोवंश की बात होती थी, क्या भाई हम नदियों की पूजा करते थे, क्या भाई हम जंगल बजाते थे, कहाँ भाई हम खेती करते थे, इत्यादि इत्यादि बात। हम छोटा बर्तन बनाते थे, हम काष्ठ का उद्योग करते थे, हम चर्म का उद्योग करते थे, घरेलू बातें होती थी, कपड़ा बनाते थे हम लोग और उसी का कपड़ा हम लोग पहनते थे। तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे युवाओं को नियोजन नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, और ये बात को हम सदा कहते आए हैं और कहते रहेंगे। एक सवाल जो किसी ने आपसे नहीं पूछा वो मैं पूछता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय सहित बिहार के 17 विश्वविद्यालय में कुलपति यानी वाइस चांसलर, प्रति कुलपति और रजिस्ट्रार, इन 3 बड़े पदों पर बिहार के 17 यूनिवर्सिटी में एक भी दलित नहीं है। क्या आपने इसके लिए सरकार और राजभवन को कहा, आईना दिखाने की कोशिश की? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि अगर इनको नहीं बनाएगा तो क्या इनके अंदर वैसी क्षमता नहीं है कि वो कुलपति, प्रति कुलपति या रजिस्ट्रार बन सके? देखिए, ये बहुत जगहों पर स्पष्ट हो चुका है कि रिजर्वेशन कोटि के लोग चाहे मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या अफसर रहे, अपनी क्षमता को दिखलाया है। उनकी क्षमता पर अविश्वास वही करेंगे जो हमसे किसी प्रकार से वो रिलेशन नहीं चाहते हैं। और जो आपने वो बात कही, उस बात के लिए तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग जो मूल निवासी हैं, बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के रूप में हमने कहा था कि हम जो मूल निवासी बिहार के हैं उस पर बाहर से आए कुछ लोगों का कब्जा है। आज वही लोग हेल्म ऑफ द अफेयर्स में हैं और अल्टीमेटली वही हम पर कब्जा किए हुए हैं, जिसके चलते हम हर बातों से, हर लाभ से महरूम होते हैं, और उसके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। उसका एक कारण है, अगर ये बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम अम्बेडकर साहब की बात को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब ने 1932 में पूना पैक्ट में एक प्रोविज़न किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची बननी चाहिए, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने आप चुने, जैसे MLC के लोग MLC तबके के लोग चुनते हैं। अगर ये आज हो गया होता तो हम किसी के नज़दीक हाथ छोड़ करके बाकी भीख नहीं मांगते, लेकिन ये नहीं माना गया और हमको आरक्षण दिया गया। आरक्षण में भी हुआ कि 10 वर्ष पर हम डिवीज़न करते हैं नाम के, लेकिन सच्चाई यही है कि आज आरक्षण को भी अगर कहा जाए, हम आयोग की मांग करते हैं 10%, 9% से ज़्यादा आरक्षण की सीट हमारे पास नहीं है। अनेकों का लाखों लाख वैकेंसियाँ भी है जिसको भरने का काम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में तो हम कह सकते हैं कि उनका मेंटलिटी नहीं है कि ये सब करें। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, जो बड़ी बात है, आज प्राथमिक विद्यालय हमारे हैं, सभी जगह सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ पर हमारे गरीब के बच्चे ही लोग पढ़ते हैं। बड़े के बच्चे चाहे जिस जात का हो, जिस काम का हो, वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपया सालाना दे करके। लेकिन हमारे बच्चे जो गरीब हैं, जिस जात का हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके प्रति है किसी की चिंता?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज से 4 साल पहले कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक अगर करनी है तो सरकार कानून बनावे कि जज से लेकर के चपरासी का बेटा हो, मंत्री से लेकर के एमएलए का बेटा हो, सब सरकारी विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चे भी उन लोगों के बच्चे से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज हम केजरीवाल का नाम लेना चाहते हैं। आज दिल्ली की स्थिति को देखिए, किस प्रकार से शिक्षा में उन्होंने सुधार किया है, और आज वहाँ प्राइवेट विद्यालय में बच्चे कम जाते हैं, सरकारी विद्यालय में जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार अगर ईमानदार है, हमारी भलाई चाहता है, तो वही परिस्थिति यहाँ लावे, बिहार में भी लावे। और बिहार में खाली भवन बना देने से नहीं होगा। आज हमारे बच्चे का पोशाक नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही है समय पर, एक तरह से स्कैंडल्स है। अब इस स्कैंडल के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है, इसलिए सब जानता है करे वो तो गरीब के बच्चा लोग पढ़ता है। तो इस तरह की मेंटलिटी जब तक बनी रहेगी तब तक हमारा कोई ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न में बहुत बड़ा जान और बहुत बड़ा थेसिस है। अगर इस प्रश्न के जवाब में जो हमने अगर किया है, इस पर अगर जगह एक्ट करे तो हम समझते हैं कि हमारी स्थिति सुधर सकती है और हम पर कोई दबाव नहीं डालेगा। हम गवर्नर नहीं होंगे, हम सहयोगी होंगे। अच्छा, ये विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर मामला बीच में काफ़ी उछला था, फिर मामला सारा शांत हो गया। बाहर से कुलपति मंगाए जाते, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ना जाने कहाँ कहाँ से, बिहार के तो बहुत कम ही हैं। मामला शांत हो गया, बीच में उछला, फिर ख़त्म। यही सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है क्या भ्रष्टाचार पे? नहीं, देखिए, ये तो बात होती है, भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत फॉलोअप कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई चांसलर बाहर से आते हैं कि नीचे से आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान का मामला है, बिहार का मामला नहीं है। इसलिए हर जगह के लोग जाते हैं। बिहार के बहुत लोग भी कर्नाटक में और जगहों में वाइस चांसलर हैं, और उसी प्रकार से बाहर के लोग यहाँ भी वाइस चांसलर हैं। रही बात भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार को हम लोग ये कह सकते हैं कि झुठला नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार है, जिस पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए। उसके लिए अगर कमीशन बनाना हो, आयोग बनाना हो, और बना करके सबको गवर्न करे ताकि वहाँ कोई भ्रष्टाचार का मामला ना आवे। अच्छा, आप हमेशा सरकार के प्रति बेबाकी से बोलते हैं, जो खामियां हैं उसमें बेबाकी से बोलते हैं। आप बालू नीति और शराब नीति के बारे में अक्सर बोलते हैं। क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार डायरेक्ट आपकी बात नहीं सुनती है, इसलिए आप पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आके इन सभी बातों को रखते हैं? क्या सरकार में इतनी पकड़ नहीं है कि आप सीधे नीतीश जी से मिलकर कहें कि इसकी समीक्षा कीजिए? देखिए, उसकी बातें हम लोग मिल करके भी कहते हैं, लेकिन नीतीश जी की ये खासियत है, या कहिए कि डिमेरिट है, कि जिस बात को वो समझ जाते हैं कि ये ठीक है, उस बात से उनको कोई डिगा नहीं सकता है, परिणाम चाहे उसका जो भी हो। और यही कारण है कि हम लोग उनको अब कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूँकि जनता में हैं, जनता से हमारी अपेक्षाएं हैं, और उनकी बात को हम कहते हैं। अभी हाल में हम गए थे वो रोहतास में, वहाँ भी हमने देखा शिव सागर में एक दरोगा की मृत्यु हो गई थी, उसमें गए थे। वहाँ भी लोग हमसे पूछा, और उसी दिन हमारे गया जिला का बेला है, बेला में बालू माफिया के द्वारा और पुलिस के माध्यम से इस तरह से टॉर्चर किया गया है जो मानवता का कलंक है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि बालू नीति में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उसी प्रकार से शराब नीति भी है। शराब नीति ठीक बना है होना चाहिए। हम उदाहरण सदा देते हैं कि हम 78 ईयर्स में हम हैं, हम उस घर से आए हैं जहाँ दारू बनती थी, शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, शराब माता पिता भी पीते थे, लेकिन आज तक अपने ठोर पर हमने शराब नहीं लाई। तो उस समय सरकार की कौन नीति थी? कोई नीति नहीं थी। हमारा बेटा जो अभी मंत्री है संतोष कुमार सुमन, वो भी 42-43 वर्ष का हो गया है। नॉट इवन ए सिंगल डे कह सकते हैं कि उसने अपने ठोर पर भी लाया हो। तो कौन सरकार थी वहाँ?
मेरा कहने का मतलब कि सरकार के जी शराब के जो कुर्ती है, बैड इफेक्ट है, इसका प्रचारित करना चाहिए, न कि दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। और दंडात्मक में ये बात होती है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो ज़्यादा विक्टिम होते हैं। अमीर जो जिसको कहा जाए कि उसमें लिप्त हैं, माफिया हैं, उनका कभी कुछ नहीं होता है। हमारा डिफरेंसेस यहीं पर है नीतीश कुमार से, कि आज जेल में अगर 3 लाख लोग हैं तो 3 लाख में 2.5 लाख गरीब ही लोग हैं। और गरीब लोग कौन हैं? जो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर शराब में पकड़े गए हैं। और जो 10 लाख लीटर में है तो वो नहीं पकड़ाता है, वो तो कैसे कैसे बच जाता है, आप हम जानते हैं। हमारा कहना है कि 1 लीटर में पकड़ा गया, गरीब मजदूर के लोग है, जाता है कहीं क्लांति मनाने के लिए पावर मीट पी लेता है और ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो पकड़ा जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, और इस स्वास्थ्य का ये है कि शराब को अगर दवा के रूप में यूटिलाइज़ किया जाए तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शराब नीति में परिवर्तन लाना चाहिए। आज महात्मा गांधी का जगह है गुजरात जी, वहाँ भी शराबबंदी है, लेकिन इस तरह की बात तो नहीं हो रही। वहाँ पर खिड़कियाँ खोली गई है, जिसको ज़रूरत है जहाँ ले जाता है। आज यहाँ भी 91 का जो शराब एक्ट है हमारा, उसमें भी है कि शराब पी करके हम आपसे लड़ नहीं सकते हैं, हम अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकते हैं, रोड पर घूम नहीं सकते हैं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जा सकते, हम पर कार्रवाई होगी, वो होना चाहिए। और ये क्या है कि हम जा रहे हैं कहीं पावर शराब ले लिया और ठीक है नशा भी आ गई हो हमको, और वहाँ हुआ पकड़ के हमको जेल में भेज दिया। हमारी बेटी, हमारे भूत, हमारी पत्नी, हमारा बेटा जो हाँ है, जो हम ही कमाने वाले सिर्फ हैं, उसका क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा गया है क्या? तो ऐसे बहुत से लोग कैसे हैं जिनको कि शराब की जमानत लेने वाला कोई नहीं है, जमानत कराने का हैसियत नहीं है उसको। तो इसीलिए हमारा कहना है कि जो 1 लीटर 2 लीटर शराब के चलते पकड़े गए हैं, उन लोगों का केस को तो बेवॉट करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। जहाँ 1 लाख है, 1.5 लाख शराब के लीटर का मामला है, उनको पकड़िए और उनको भेजिए। तो शराब नीति में यही है, शराब ही बंद होना चाहिए, बहुत ठीक चीज़ है। लेकिन उसके जगह पर आज वैसे लोग कर लिए हैं, करना चाहते हैं, लेकिन नीचे वाले जो पदाधिकारी हैं वो तो करोड़पति हो रहे हैं। हमको मालूम हुआ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगला चुनाव में VRS लेकर के चुनाव लड़ेंगे, कि उनके पास 50 करोड़ 1 अरब रुपया हो गया है शराब से। जी, शराब से। अच्छा, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए, सरकार और सत्ता में रहने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला लेते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपने भी सुना ना? देखिए, राजनीतिक टैक्स है। चाणक्य ने भी कहा है, बाई हुक एंड क्रूक बी इन अफेयर्स। सत्ता में रहने के लिए जो भी करना हो करे, और सत्ता में रहने के लिए सत्ता का भोग नहीं, सत्ता में रह करके जनता का डिलीवर करें, गुड करें, और राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो, उसके लिए अगर थोड़ा सा बाएं दाएं भी चलना हो और वो चल करके सत्ता प्राप्त किया जाए तो कोई गलत नहीं है। और इस माने में जो नीतीश कुमार अभी तक के जो अपना काम कर रहे हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, एक सवाल, सरकार की तरफ से जब भी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कुछ लिखती हैं सोशल मीडिया पर, तो आपकी बहू दीपा मांझी उसका काउंटर करती है। क्या इसके लिए आपके दिशा निर्देश दिए हुए हैं क्या? निश्चित रूप में वो पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत प्रैक्टिकल है। जिस समय वो पढ़ रही थी और जैसा हमने शादी किया था, तो एक गरीब घर में साइकिल पर जा कर के स्कूल जाना और चक्की चला करके जर्ती के आटा से घर चलाना, ऐसा व्यवहारिक वो लड़की है जो किया था। उसी के नाम पर हम शादी भी उससे किया। हमारे के यहाँ रह करके वो MA भी कर गई है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग और उसका हस्बैंड जो संतोष अभी मंत्री है, ये सब पॉलिटिकल परिवार है। वो देखती है कि हमारे फादर इन लॉ पर क्या कौन अटैक कर रहा है, हमारे हस्बैंड पर कौन अटैक कर रहा है, तो सामने आ जाती है। इसलिए अच्छा। कहा जाए कि कंसंट्रेटेड है। अगर लालू जी कहें तो लालू जी का जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन रोहिणी अगर कहती है तो दीपा मांझी सफिशिएंट है, वो दे देती है जवाब। अच्छा, एक बात बीच बीच में बहुत ज़्यादा तेज चलती है कि मुकेश सहनी जी और आप दोनों लोग महागठबंधन में जाके उधर सरकार बनाएंगे।
डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, क्या बात है ये और इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक रहा मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी का अपना उद्देश्य है। आज देखिए घटक दल में रह करके भी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। वो घटक दल में रह करके भी बिहार के एमएलसी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात कि एनडीए से हट करके कहीं जाने की बात हो तो राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर मान लिया जाए, जब हम बार बार कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और यदि जाने आने की बात होगी तो कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो समझा जा सकता है। अभी हमारे सामने और नीतीश जी के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है कि हम गठबंधन छोड़ें या नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ें। हम नीतीश कुमार के साथ हैं और रहने का इरादा बना लिया है। चलिए अब आज का आखिरी सवाल लेते हैं, बहुत वक्त आपका ले लिए। 17 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बिहार में कितना विकास हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये व्यापक प्रश्न है। यही बात हम बोलेंगे तो फिर इसका दूसरा अर्थ भी लगेगा। नीतीश कुमार ने विकास का काम तो किया। हम लोग को याद है कि 5 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी। देहातों में तो हम लोग नाम नहीं जानते थे बिजली का, आज 22 घंटा बिजली मिल रही है। तो ये विकास नहीं है क्या? आज देहात में जाइएगा, जो किसान डीजल खरीद करके खेती बाड़ी करते थे, तबाह होते थे। निसंदेह हम कहना चाहते हैं कि 1 पैसा खर्च नहीं होता है और सब खेती बाड़ी धान और गेहूँ उपजा रहे हैं। तो ये उनका विकास का मामला है। रोड का जहाँ तक ले लीजिए, रोड हम भी मधेपुरा के इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे और इसके पहले सीतामढ़ी का इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे जब नीतीश कुमार नहीं थे। तो सीतामढ़ी जाने में 5 घंटा लगता था और दिन भर में जाके नहीं आ सकते थे। आज मधेपुरा में जो 300 किलोमीटर से ऊपर है, दिन में जाते हैं और वहाँ से लौट के चले आते हैं। तो सड़क भी है, हर गांव में भी हम देख रहे हैं कि 12मासी रोड बनी है। ठीक है, उसमें हैं गड़बड़ियाँ, बनाने में हुआ है, उसका इस्टीमेट में गड़बड़ी हुई है। जो 1.5 करोड़ में होना चाहिए वो रोड बन रही है 7 करोड़ और 5 करोड़ में, इसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन रोड बने हैं। उसके अलावे भी जैसे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य में पहले महीना में 100 आदमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते थे, 125 आदमी, तब कहा जाता था कि हाँ आज यहाँ एक दिन में 150 आदमी आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में अगर सुधार नहीं होता तो ये बातें तो नहीं आती। एडिशनल हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर अनेकों बने हैं और बन रहे हैं। यानी आप मानते हैं हाँ, विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर में विकास नहीं, अति इनका ध्यान नहीं गया है। जैसे वो सेक्टर है भूमि सुधार का। आज हम लोगों के सामने, चाहे जनता दरबार में हो या उनके जनता दरबार में हो, अगर 100 आवेदन आता है तो 50-60 आवेदन भूमि सुधार से मतलब आता है। मतलब कि भूमि हदबंदी का ज़मीन, ये क्या कहते हैं उसको, विनोबा जी का ज़मीन जो भूटान का है ज़मीन, सो बिहार सरकार की ज़मीन है। तो इसको भले हम कहें कि इतना लाख पर्चा दे दिया, लेकिन 2-3% से ज़्यादा वो कब्जा में नहीं है। 200 एकड़। अभी खगड़िया में हम गए थे, समस्या एक जगह है, 84 घर मुश्तहरों का आग लगा दिया गया था। वहाँ 700 एकड़ है भूटान का और उसमें 2 ग्रुप हैं, दोनों जात का नाम नहीं लेना चाहते हैं और आपस में उसमें लड़ते हैं, लड़ाते रहते हैं और ये सब हुआ। उतना ही नहीं, उसी के तरह और भी है कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन, कल यहाँ मुंगेर से हमारे पास आए थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया है। ये 70 घर लोग हैं बिहार, वहाँ पर सब भूटान की ज़मीन है, उनको पर्चा मिला है लेकिन कब्जा किसी दूसरे का है। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से आज शराब नीति को लेकर के, बालू नीति लेकर के, ड्रोन और ये सब चीज़ का ले रहे हैं सहारा, उसी प्रकार से भूमि सुधार में किस ज़मीन का पर्चा मिला तो कब्जा है कि नहीं, कब्जा दिलावें, नहीं पर्चा मिला तो पर्चा दिलावें, या फिर
पर्चा देने के बाद जो आदमी बच जाते हैं, जैसे हम 2015 में कर रहे थे, व्यास जी थे यहाँ रेवेन्यू सेक्रेटरी, हमने कह दिया था कि 30 जून 2015 तक हम लोग समीक्षा कर लें कि कितने भूमिहीन लोग हैं और कितने खेती के चलते भी भूमिहीन हैं और कितनी ज़मीन हमको इन तीनों विधाओं में है। और अगर देख लिया कि 100 एकड़ है, और 100 एकड़ में मान लीजिए कि 50 आदमी को हम दिया और 500 आदमी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो 450 तो बच गया। तो उन 450 को भी हम 5 डिसमिल के हिसाब से ज़मीन देंगे मकान के लिए और 1 एकड़ ज़मीन देंगे उनको खेती करने के लिए। अगर ये रह जाते 4 महीना तो ये करा देते। आज नीतीश कुमार से हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की बात अगर कर दें तो सबका मकान हो जाएगा और सबको ज़मीन मिल जाएगी खेती के लिए, जिसमें अगर सरकार को भी सुविधा देना पड़े तो करें। तो वहाँ पर अगर ये ड्रोन से मदद कर लें कि कहाँ कब्जा है कहाँ न कब्जा है, तो हम भाई उनका प्रशंसक रहेंगे और प्रशंसा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनसे शख्सियत में आज हमने मुलाकात की और एक लंबी चर्चा की। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।